इस वीडियो में हम लोग ISLM मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसको हम ISLM मॉडल कहते हैं और कहीं कहीं आपको इसको ISLM कर्व भी मिल जाएगा। देखिए ये मॉडल 1937 के अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन हिक्स। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये बिल्कुल एक साल के फौरन बाद था जब केन्स ने अपनी किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि हिक्स का जो ये मॉडल है ISLM का, ये बेसिकली एक फॉर्मुलाइज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है केन्स की उस थ्योरी का, ठीक है। और इस थ्योरी को हम हिक्स एंड हैंसन भी कहते हैं, हिक्स एंड हैंसन थ्योरी भी कहते हैं। आपको ये बहुत कम जगह मिलेगा, ज्यादा जगह पर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि आइडिया आपको दे दूं कि कहीं अगर आपको ये दिखे तो आप समझ जाएं। इसको हिक्स और हैंसन इसलिए कहते हैं कि इस थ्योरी को बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको एक्सटेंड किया मैथमेटिकली, वो किया था एल्विन हैंसन ने। जो केन्स की एक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसको मैथमेटिकली एक्सटेंड किया इन्होंने, इसलिए इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इन्हीं का किया हुआ है, एल्विन हैंसन का। इसीलिए इसको कहीं कहीं हिक्स और हैंसन मॉडल भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो ISLM मॉडल है इसको ISLM क्यों कहते हैं? इसको हम कहते हैं ISLM। तो ये IS जो है ये बेसिकली स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट सेविंग, इन्वेस्टमेंट सेविंग, ठीक है। और जो LM है ये रिप्रेजेंट करता है आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। बेसिकली ये रिलेशन हम इसमें पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको ISLM कर्व कहते हैं। तो जो IS है वो इन्वेस्टमेंट सेविंग को स्टैंड करता है और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी सप्लाई है वो हमारा LM है, ठीक है। ये मॉडल बेसिकली करता क्या है, ये इकोनॉमिक गुड्स और लोनेबल फंड के बीच में एक इंटरेक्शन बनाता है। इट शोज दी market of economic goods, that is IS, interact with the market for loanable fund, that is LM, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जो कि इंटरेस्ट रेट और असेट्स मार्केट के बीच में एक रिलेशन बनाता है। इंटरेस्ट रेट और असेट्स मार्केट के बीच में एक इंटरेक्शन बनाता है। अच्छा, इस के अंदर हम बेसिकली 2 वेरिएबल्स हैं जिसको हम इक्विवेलेंसी लेकर चलते हैं, 2 एक इंटरप्रिटेशन है जिसको हम लेकर चलते हैं। एक एक करके हम दोनों को आगे डिस्कस करेंगे। उसमें पहली तो है ISLM मॉडल, बेसिकली इट एक्सप्लेन दी चेंजेस इन द नेशनल इनकम व्हेन द प्राइस लेवल इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। अगर शॉर्ट रन के अंदर प्राइस लेवल फिक्स है तो ये एक्सप्लेन करता है नेशनल इनकम के अंदर चेंजेस को। और दूसरी चीज जो ये बताता है वो कहता है कि व्हाई एन एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर हम मनी की सप्लाई और डिमांड को स्टडी करेंगे तो वहां पर फिगर के अंदर हम देखेंगे आगे की डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, उसके क्या रीजन है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कर्व है ये सिर्फ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को ही नहीं दर्शाता बल्कि ये एक एप्रोप्रिएट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज को भी सजेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 क्रिटिकल एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है। एक्सोजीनियस वेरिएबल कहते हैं कि वो वेरिएबल जो बाहर से
इफेक्ट करते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके अंदर एक है, पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है कंजम्पशन। तीसरा है कंजम्पशन। इसमें जो बेसिकली लिक्विडिटी है वो साइज एंड वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई को डिटरमिन करता है। ये जो लिक्विडिटी है ये साइज एंड वेलोसिटी ऑफ मनी को डिटरमिन करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन ये दोनों मिलाकर मार्जिनल डिसीजन किसी भी इंडिविजुअल का जो होता है उसको डिटरमिन करते हैं। कोई भी आदमी कितना उसको मिल रहा है और कितना सेव कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इसको डिटरमिन करते हैं इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के जरिए। ठीक है, अब ये जो ISLM कर्व है ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक तरफ तो हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, दूसरी तरफ हम आउटपुट लेते हैं और उन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन बताता है। और जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है मनी की वो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम की तरफ मार्केट को पुश करती है। ठीक है, तो इस मॉडल को समझने के लिए पहले हम लोग IS कर्व को पूरी तरह समझेंगे, फिर हम LM कर्व को पूरी तरह समझेंगे, उसके बाद उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखेंगे और देखेंगे कहां इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन उससे पहले हम इसकी एक दो अजम्पशन की बात कर लेते हैं। तो आइए अजम्पशंस देखते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैंने अजम्पशंस लिख लिए हैं। तो पहला अजम्पशन है कि ऑल प्राइसेस आर फिक्स्ड। हमने इस पूरे मॉडल के अंदर जहां भी प्राइस ली है वो फिक्स है, प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, एक्सेस कैपेसिटी, जो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो एक्सेस है, मतलब प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात है कंबाइंड इक्विलिब्रियम ऑफ टू मार्केट। यहां दो मार्केट को हम लेके चले हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट है और दूसरी हमारी प्रोडक्ट मार्केट है। हम दोनों की मार्केट के इक्विलिब्रियम को साथ साथ लेकर चले हैं। अच्छा, जो हमारा गुड्स मार्केट है वो हमारा IS कर्व है, इन्वेस्टमेंट सेविंग, तो इसलिए वो हमारा गुड्स मार्केट हो जाएगा। और जो मनी मार्केट है वो हमारा लिक्विडिटी प्रीफरेंस सप्लाई ऑफ मनी है, तो वो मनी मार्केट हो जाएगा। ठीक है, अब हम IS कर्व को स्टडी करते हैं। IS कर्व क्या है, उसके बाद LM कर्व को देखेंगे और फिर दोनों का इक्विलिब्रियम देखेंगे। IS कर्व देखिए, ये जो IS कर्व है ये बेसिकली है क्या, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लोज इकोनॉमी के अंदर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एक फार्मूला जनरली चलता है, Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। अगर क्लोज इकोनॉमी है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो फिर यहां पर नेट एक्सपोर्ट भी लग जाता है। ठीक है, ये क्या मतलब है हमारा, कि ये हमारा प्रोडक्शन इक्वल है डिमांड फॉर गुड्स के। हमारा प्रोडक्शन डिमांड फॉर गुड्स के इक्वल है। अब ये जो हमारी डिमांड है किससे बनी हुई है, ये कंजम्पशन है, इसके अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कह लीजिए, पब्लिक स्पेंडिंग है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम लोग IS बोलते हैं। तो अगर हम, अच्छा यहां कंजम्पशन बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं इसको, कंजम्पशन है क्या हमारा, कंजम्पशन बेसिकली हमारी इनकम है। इनकम में से अगर हम टैक्स निकाल दे रहे हैं तो ये कंजम्पशन बनकर आ रहा है। C इज इक्वल टू हमारा Y माइनस T हो रहा है, जहां पर T जो है वो टैक्सेस हैं। यहां Y हमारा आउटपुट इनकम है, ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और ये इनकम माइनस टैक्सेस है। तो मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि इस एक्सप्रेशन को आप सब जानते हैं। और अब हम इस एक्सप्रेशन को इसके कंटेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, Y इक्वल टू C Y माइनस T प्लस I प्लस G। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इस जगह पर हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है।
यानी इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज हो रहा है और वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, सेल्स पे और इंटरेस्ट रेट। सेल और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जहां तक सेल का सवाल है, तो सेल अगर बढ़ती है तो क्या होता है, प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, वो या तो एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएगा या फिर नया प्लांट लगाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। तो यहां तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट के केस में ऐसा नहीं होता। हायर द इंटरेस्ट रेट, द मोर एक्सपेंसिव विल बी द इन्वेस्टमेंट। तो यहां जो रिलेशन निकल कर आएगा इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में, वो निगेटिव होता है, ठीक है। सेल्स के केस में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि हम तो यहां इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं और इंटरेस्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां जो ये रिलेशन निकल कर आएगा ये निगेटिव होगा। ये हमारा आउटपुट हो गया। और ये हमारा, इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख लें, और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहां जो हमने लिखा था अभी y इक्वल टू सी प्लस सी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। अच्छा, चूंकि मैंने कहा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट भी एक पार्ट बन जाता है हमारी आउटपुट में से। तो हम इस आई को भी वाई के साथ रख सकते हैं, आई वाई आई। स्मॉल आई जो हमने लिया है वो इंटरेस्ट के लिए लिया है, ये इंटरेस्ट रेट है हमारा। तो इस इक्वेशन को हम फिर लिख सकते हैं सी वाई माइनस टी प्लस आई वाई आई प्लस जी। ठीक है, ये तो इस इक्वेशन हो गई। हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं इस टाइम वो कर्व के ऊपर कर रहे हैं कि ये हमारा आईएस कर्व है, और ये कर्व हमें बताता है इक्विलिब्रियम रेट को। और इस कर्व के अंदर किसी भी इंटरेस्ट रेट पर आप आउटपुट को इक्वलाइज कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट रेट यहां भी इसका इक्विलिब्रियम है, कहीं भी किसी भी इंटरेस्ट में। लेकिन हम करेंगे क्या, हम तो यहां पर एलएम कर्व को रखेंगे, फिर देखेंगे दोनों कहां पर टकरा रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम इन दोनों का इक्विलिब्रियम देखेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो प्रोडक्शन कम होगा। उसकी वजह से यही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट महंगा हो जाएगा, लोन महंगे हो जाएंगे बैंक से, और जब लोन महंगे हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट रिड्यूस होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो चलिए अब एलएम कर्व को देखें। एलएम कर्व कैसे होगा? एलएम कर्व, ये क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई के बीच में फंक्शन बताता है। देखिए, क्लोज इकोनॉमी के अंदर जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर हम लोग ओपन इकोनॉमी लेकर नहीं चल रहे हैं। क्लोज इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। अगर क्लोज इकोनॉमी है उसके अंदर जो हम इक्विलिब्रियम लेंगे मार्केट के अंदर, वो मनी की डिमांड और सप्लाई के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वहां हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। यानी हमारा इक्विलिब्रियम m अपॉन p, ये हमारी मनी सप्लाई है m। इसको डिवाइड p से इसलिए किया गया है क्योंकि यहां हमें रियल टर्म में मनी सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा mp जो है ये मनी सप्लाई है रियल टर्म में, और l i y। ठीक है, ये हमारी मनी सप्लाई है रियल टर्म में,
y हमारी रियल इनकम है, I हमारा इंटरेस्ट रेट है, और जो L है वो है डिमांड फॉर मनी विच इज द फंक्शन ऑफ I एंड Y। L जो है हमारी वो मनी की डिमांड हम लेकर चल रहे हैं जो कि I और Y का फंक्शन है। ठीक है, अब हमें जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? जहां पर हमारा आउटपुट लेवल इंटरेस्ट रेट का इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी एक पॉइंट जहां पर हमारा आउटपुट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का, ये इंटरेस्ट रेट है, इसका जो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा वहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। कंडीशन ये है कि मनी सप्लाई हमारी गिवन है। मनी सप्लाई हम गिवन इसलिए लेकर चलते हैं कि जैसे पहले भी वीडियोस में बताया गया कि ज्यादातर हम मनी सप्लाई को एज्यूम करके चलते हैं कि ये गवर्नमेंट इश्यू करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मार्केट में मनी सप्लाई कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आउटपुट इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, आउटपुट इंक्रीज करेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी ना, तो जाहिर है फिर वो ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, अपना ज्यादा सेविंग करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डिमांड फॉर मनी वहां पर बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि मैंने बताया थी मनी सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, गिवन है मनी सप्लाई, तो वो तो बढ़ नहीं सकती, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। फिर जब आउटपुट बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, मनी डिमांड बढ़ेगी। मनी डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई गिवन है, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा मनी की डिमांड ज्यादा होने की वजह से, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा तो फिर लोगों की डिमांड घटने लगेगी, और इंटरेस्ट रेट उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक उसका मनी डिमांड के ऊपर एक उल्टा असर ना पड़े, जिससे कि वो जो हमारी डिमांड है मनी की वो कम हो जाए, स्टेबल हो जाए। यानी प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रही थी ना, तो इंटरेस्ट रेट उस वक्त तक बढ़ेगा जब हम लोग रुक जाए कि हाँ भाई अब डिमांड नहीं कर रही, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिलेशन हो गया आउटपुट और इंटरेस्ट रेट के बीच में, ये डायरेक्ट हो जाएगा। LM ये वाला IS था, ये जो हमारा निकल कर आया फंक्शन, ये निकल कर आया हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप आउटपुट और इंटरेस्ट रेट के बीच में। क्यों? क्योंकि जब हमारा आउटपुट बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से मनी डिमांड बढ़ती है, मनी डिमांड तो बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती, और सप्लाई ना बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो हमारा ये जो आउटपुट और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है वो डायरेक्ट हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट कब तक बढ़ता है? उस वक्त तक बढ़ता है जब तक हमारी जो विशेष हैं कि हम ज्यादा डिमांड करें मनी को, वो कैंसिल ना हो जाए। एक स्टेज आती है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार अब तो बहुत ज्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट, अब पैसे नहीं लेने चाहिए बैंक वगैरह से, तो रुक जाइए। मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो उस वक्त तक बढ़ेगा, और जहां आप उस लेवल पर पहुंच गए कि आपको लगा कि अब बस इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं लेने चाहिए, वहां पर वो इंटरेस्ट रेट भी रुक जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा LM का। अब देखिए हम मॉडल की बात करें, मॉडल अपने आप जो मैंने बनाया है वो ऑलमोस्ट बन ही गया है मॉडल, यही मॉडल है। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो देखिए ये हमारा IS कर्व हो गया, ये हमारा LM कर्व हो गया। ठीक है, अब इन दोनों कर्व के बीच में ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E। इसका मतलब ये है कि हमारे इस आउटपुट के ऊपर ये इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हो गया। IS LM मॉडल बेसिकली आपको यही बताता है कि हम इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के बीच में कहां इक्विलिब्रियम लेंगे। देखिए इसके अंदर इक्विलिब्रियम तो आप इस कर्व पर ले सकते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का कोई भी, इस पर ले सकते हैं हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई का, कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हमें जो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए वो वही मिलेगा जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे से टच करते हैं, यही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा
Generally, ISLM curve undertakes many changes because of the many different factors. आप उसको कह लीजिए इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह हैं जिनकी वजह से ISLM दोनों कर्व में चेंजेस आ जाते हैं। और ये वेरिएशन किस चीज में आते हैं? लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एज वेल एज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एग्जाम्पल आप लीजिए कि गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी पर अगर काम किया तो क्या हुआ? मान लीजिए मनी सप्लाई डिसाइड किया, माना कि मनी सप्लाई कम है और फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना हुआ तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। पहली बात यह कि जब फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो आप मानकर चलिए कि प्रोडक्शन पहले यहां था, अब प्रोडक्शन यहां आ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा ना आपका। जब ये आउटपुट आपका आ गया तो आप कर्व पर इस जगह आ गए। ठीक है, अब इस जगह आपका तो डिमांड यहां पर है ना, आपका आईएस कर्व यहां पर है, ये आईएस कर्व अब आपका शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। तो ये आपको क्या बता रहा है कि अगर फिस्कल पॉलिसी काम करती है, इसको E1 मान लीजिए, इसको E2 मान लीजिए, अगर फिस्कल पॉलिसी की वजह से आउटपुट बढ़ता है तो हमारा आईएस कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ, जिससे कि न सिर्फ हमारा आउटपुट बढ़ेगा बल्कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लीजिए कि अगर मान लीजिए हम मॉनेटरी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं तो फिर हम अपने आईएस कर्व पे काम करेंगे। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से बढ़ रहा है तो मान लीजिए फिर हम यहां इस जगह आ गए हम, और अगर हम इस कर्व पे यहां आएंगे तो इसका मतलब यह है कि अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए हमारा एलएम कर्व राइट शिफ्ट कर जाएगा और हमें यह आउटपुट मिल जाएगा। यह आउटपुट हमें हो जाएगा, यहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया। इस केस में इंटरेस्ट रेट, इस केस में आप ये मानकर चलिए कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमने अपने आउटपुट को बढ़ाया है, इस केस में आउटपुट तो हमारा बढ़ जाएगा लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, शिफ्टिंग द एलएम कर्व टू द राइट, और यही हमारा इंक्रीजिंग आउटपुट है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस हैं बहुत ज्यादा, आप लिमिटेशंस किसी भी सोर्सेस पे देख लीजिए। दो लिमिटेशंस हैं, खासतौर से मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूं। जहां तक लिमिटेशन की बात है कि देखिए ये जो मॉडल है ये बेसिकली कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल है। कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल का मतलब ये है कि इट इग्नोर्स द टाइम लैग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चेंजेस। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के, इकोनॉमिक पॉलिसीज को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं चेंजेस देखने के लिए, बेसिकली उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि वो जब इंप्लीमेंट हो। हमने अभी इंप्लीमेंट की, जिसका जो रिजल्ट आएगा टाइम लगेगा, यहां पर हमने उसको इग्नोर कर दिया है। इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है कि ये कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल है। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो फिक्स प्राइस मॉडल कहलाता है। फिक्स प्राइस मॉडल का मतलब ये है कि देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंज आ रहा है तो न सिर्फ आउटपुट में चेंज आएगा, प्राइस में भी चेंज आएगा। लेकिन यहां प्राइस के चेंजेस को इग्नोर कर दिया गया है, फिक्स प्राइस मॉडल लिया गया है। हमने अजम्पशन में लिया था प्राइसेस फिक्स है। ठीक है, तो ये अजम्पशन भी एक उसका ड्रॉबैक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अगर चेंज होगी तो प्राइस भी चेंज होंगे। प्राइस से डायरेक्ट असर पड़ता है एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, तो किसी सोर्स से देख लीजिएगा, तो जो मेन है वो मैंने लिमिटेशंस बता दी है और आप बाकी किसी सोर्स से लिख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मॉडल आपके साथ ISLM मॉडल आपकी समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।